मैं आपको एक 1980 का एक जिक्र बता देता हूँ। जो उत्तर भारत के बीपी मौर्य साहब, वो जाटव समाज से थे। बीपी मौर्य साहब को आज ये बिल्कुल याद नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं इसका कारण बता देता हूँ कि वो जब राज्यसभा में थे, वो एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे। उस प्राइवेट बिल में उन्होंने कहा था कि मेरे घर में कई आईएएस और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले हैं, तो मुझे रिजर्वेशन का क्यों, मेरे लिए रिजर्वेशन क्यों। तो आप ये देखो कि आज ये बीपी मौर्य की बात क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो उनको खुद पता था। आप केजी बालाकृष्णन को देख लो, जो चीफ जस्टिस रहे हैं, फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने क्लासिफिकेशन की बात की है, उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की है इस मुद्दे में। तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इनका मुद्दा सिर्फ जातिगत है और ये अपने जातिगत हित के लिए बाबा साहब इनसे परेशान थे। बाबा साहब ने ना जाने कितने वॉल्यूम्स में लिखा है अपने कि इन्होंने कितना परेशान किया बाबा साहब को। हरियाणा सरकार में उन्होंने, मायावती बहन जी ने बोला कि इस जजमेंट को लटका के रखना है। आप ये देख लें कि ताकत कितनी है कि वो कह रहे हैं कि इसको लटका के रखना है। तो बहन जी और चंद्रशेखर की जो सबसे बड़ी लड़ाई है इस मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर एक समाज को बचाने की लड़ाई, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजर्वेशन से अभी तक किसका फायदा हुआ है। कि रिजर्वेशन नीड पे मिला है, जरूरत पे मिला है। रिजर्वेशन को कभी भी जनसंख्या का आधार नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं जिसकी जनसंख्या भारी उसकी पेशेदारी, ये मामला रिजर्वेशन पे लागू नहीं होता। सचिन, एडवोकेट सचिन जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सचिन जी, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों तक इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस रिव्यू पिटीशन को ले जाने वाले संगठन कौन कौन से थे। इसकी जानकारी आप लोगों तक बहुत पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसमें जो समीक्षा, जो अभी याचिका लगी थी, उसमें याचिकाकर्ताओं की मैं लिस्ट बता देता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी लिस्ट है। उसमें सबसे पहले ऑल पीपल पार्टी के नेता थुमती रवि, जिनके साथ वकील जयश्री पाटिल थे, संविधान बचाओ ट्रस्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया SC/ST, रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ और अन्य संगठन थे जो इस मामले को रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। और सबसे बड़ी बात अगर देखना चाहो तो उन्होंने 7 जजेस की बेंचेस ने, ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब ने इसको सुनना भी ठीक नहीं समझा और उन्होंने पहले इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया इसको। उनको पता था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान है इरर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप समीक्षा लगाते हो, पहली बात तो इतनी जल्दी इन्होंने लगाई क्योंकि इन्होंने ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो कि कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था ये सब फेडरेशन के मुद्दे को लेकर। इन्होंने इतनी जल्दी इसमें रिव्यू फाइल कर दिया, क्योंकि अभी तक इसमें सरकार का कोई अभी ऐसा रेशियो डिसेंडी नहीं था या ऑबिटर डिक्टा इसको समझ रहे थे लोग, अभी तक इस तरीके से कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी फाइल करा इसको ताकि ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अपने समाज में दिखा सके, वंचित समाज के खिलाफ दिखा सके। तो उसमें इनको खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें इरर जो शब्द आया ना, कि इसमें कैसी इरर है ही नहीं, ऐसा इरर वर्ड का कोई यूज है ही नहीं इसमें। क्योंकि सारे जो फैक्ट है गुरनाम कमेटी के है, लोकुर कमेटी के है, NM थॉमस के है, NM नागराज केस के है। तो ये जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों ने सब फेडरेशन को बहुत मजबूत बनाया है। और इस मजबूती के साथ जो इस मामले को, जो इन्होंने इतने राइडर बिठाए थे, उन राइडर ने इस पर काम किया है, तब जाके ये सब फेडरेशन का और सब क्लासिफिकेशन का जो जजमेंट है, इसको ये तूल पकड़ी और ये समाज के बीच में स्थापित हुआ है। रिपोर्टर की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मायावती और चंद्रशेखर में ये समझ नहीं है? वो अभी भी हरियाणा इलेक्शन था, उसमें भी तमाम बातें कह रही थी कि वर्गीकरण जो है बर्बाद कर देगा संविधान, तमाम चीजें जो उनके पुराने बयान थे। सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल की जो राजनीति चली आ रही है, सो कॉल्ड बहुजन, मैं समझता हूं कि सो कॉल्ड बहुजन में सिर्फ कुछ ही जातियों का कब्जा है और कुछ ही जातियों को उसमें मजबूती प्रदान हुई है। अगर हम सच में बहुजन होते तो बहुजनों के जो वंचित समाज है, जिन जातियों को अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है, उनके बारे में वो लोग सोचते। लेकिन बहन जी और चंद्रशेखर भाई ने इस बात को नहीं समझा और उसको सिर्फ उनके ऊपर उनके समाज के लोगों का इतना दबाव था कि इस मामले को लेकर वो धरने प्रदर्शन पे भी आए और इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर अपने तमाम उन्होंने जो विरोधाभास में उन्होंने जो भाषण दिए, डायलॉग्स कर रहे हैं। अभी देखा आपने हरियाणा सरकार में उन्होंने, मायावती बहन जी ने बोला कि इस जजमेंट को लटका के रखना है। आप ये देख लें कि ताकत कितनी है कि वो कह रहे हैं कि इसको लटका के रखना है। लेकिन हमारा अभी वंचित समाज एक नहीं हो रहा। हम अभी भी चमार वर्सेस वाल्मीकि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये स्पेसिफिक मामला वाल्मीकि का है और अन्य समाज नहीं सोच रहा है इस मामले के बारे में, क्योंकि ये लड़ाई जो है स्पेसिफिक वाल्मीकि समाज की नहीं है, ये सभी वंचित समाज की है। ये राजस्थान से धानुक समाज की लड़ाई है, बाजीगर समाज की लड़ाई है, डेह समाज की लड़ाई है, सांसी समाज की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें सब समाज, वंचित समाज को जोड़ के इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं। और जो बहन जी और चंद्रशेखर की जो सबसे बड़ी लड़ाई है इस मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर एक समाज को बचाने की लड़ाई, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजर्वेशन से अभी तक किसका फायदा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप अगर ये बात कहते हैं बहुजन समाज की 85 और 15% की लड़ाई आप बताते हैं। आप तो देखा जाए तो रिजर्वेशन जो हमें मिला था,
रिजर्वेशन नीड पे मिला है, जरूरत पे मिला है। रिजर्वेशन को कभी भी जनसंख्या का आधार नहीं बनाना चाहिए। जो कहते हैं जिसकी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये मामला रिजर्वेशन पे लागू नहीं होता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना जातिगत जनगणना करवाएंगे, बिल्कुल जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। जो अभी तक इस मामले को ओबिटा डिक्टा सोच रहे हैं, वर्गीकरण का जातिगत जनगणना से क्या लेना देना है सर? बिल्कुल इसमें सटीक लेना देना है। मैं आपको बता देता हूं, जातीय जनगणना का आधार वर्गीकरण का आधार ही जातीय जनगणना का वो बनेगा जो मौका मजबूती देगा उसको। अगर आप देखा जाए कि अभी तक हमारे पास किसी भी तरह के ऐसे डाटा नहीं है। 4 राज्यों के पास डाटा है और उन डाटा के हिसाब से वो अपने सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में इस तरह के डाटा नहीं है। तो अब हमारा जो कार्य होगा, अब जो हमारी जो कमेटी का जो कार्य होगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस सबसे पहले इसमें हम टाइम बाइंडिंग, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में टाइम बाइंडिंग नहीं था कि इतने दिन के अंदर इसको जजमेंट को लागू कराना चाहिए, तो ये टाइम बाइंडिंग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से हम ये पूछ रहे हैं कि आप 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया है, तो इसके पीछे क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जो 142 की जो पावर है, आर्टिकल 142 की, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 142 की पावर होती है कि वो बाइंडिंग नेचर का जजमेंट होता है और उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस जजमेंट को समाज के अंदर, मतलब जो भी किसी तरह का मुद्दा है उसके अंदर उसको लागू कराने का बहुत जायज बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि संविधान इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आर्टिकल 142 के माध्यम से इस जजमेंट को हम सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको बाइंडिंग नेचर की बनाए। जी। और अभी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र में बैठी सरकार है इस समय, उसकी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, तो क्या वो तमाम राज्यों पर लागू नहीं होता है? बिल्कुल तमाम राज्यों पे लागू अभी तक, क्योंकि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर आप महात्मा गांधी के बीच में जो आप संवाद सुनोगे तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन के बारे में उन दोनों के अलग अलग व्यू थे। रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात करना बहुत ही गंभीरतापूर्ण विषय है। मैं लोगों को हमेशा ही बोलता हूँ कि रिजर्वेशन की जब तक आपको समझना उस मुद्दे पे ना बोले। ऐसी जो वर्तमान की गवर्नमेंट है, वर्तमान की गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, इस मुद्दे को वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस मुद्दे को हम कैसे जस्टिफाई करें और कैसे राज्य सरकारों में लागू करें। क्योंकि सबसे पहले उनका वोट बैंक अफेक्ट करता है, उनका अफेक्ट करता है कि उनसे जो जुड़े लोग हैं, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, कभी उनका वोट बैंक ना छिन जाए। तो राज्य सरकार इस बात के लिए भी सोच रही है। लेकिन हमारी जो ये तमाम लड़ाइयां हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि ये लड़ाइयां सड़कों से नहीं जीती हम लोगों ने, ये लड़ाइयां जीती है तो हमने सुप्रीम कोर्ट से जीती है। अगर आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में अभी तक भी पूरी 567 पेज की जजमेंट में एक भी किसी बड़े आंदोलन का जिक्र नहीं है कि जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन में सबकैटेगराइजेशन हुआ है। तो इसलिए राज्य सरकारों में अभी तक इस बात का मलाल है कि हम किसको लागू कैसे करें, क्योंकि उनके पास एडुकेटली कोई डाटा ऐसा नहीं है जो आर्टिकल 16(4) और 15(4) जिसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बफरिकेशन की तो बात वही होती है, 15(4) और 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है कि एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास सर्विस इन सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, पर्याप्त और अपर्याप्त जिन जातियों का रिजर्वेशन पॉलिसी से, रिजर्वेशन फैसिलिटी से, सर्विसेज में पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व है तो उनको उससे बाहर किया जाए और जिनका नहीं है उसको लाया जाए। तो दैट्स अ मैटर ऑन द बफरिकेशन ऑफ दिस आर्टिकल। वो आर्टिकल 16(4) सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 15(4). लेकिन वही एक दूसरे सवाल तमाम लोग ये भी खड़ा करते हैं कि दिल्ली में इसको क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हैं तमाम लोग, क्योंकि अगर दिल्ली में लागू हो जाता तो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। देखो, सबसे पहले इस मामले में दिल्ली पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए इस मामले में, दिल्ली इसमें पार्टी नहीं थी। इसमें पार्टी कुछ 4 नए स्टेट थे और बाकी अपने अपने जो लोग जो अफेक्टेड थे इस मुद्दे से, जो इस मुद्दे की थोड़ी समझ रख रहे थे, 1965 की बीएन लोकुर कमेटी की जो समझ रख रहे थे, तो आ गया नहीं अब आ रही है समझ में। लेकिन दिल्ली के जो लोगों की मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों में चाहे वंचित समाज की बात हो, उनमें अभी रिजर्वेशन की इतनी समझ नहीं है। कुछ लोग, हमारे अपने लोग, इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और आपसी भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो ना करे। सबसे पहले इस मुद्दे की बड़ी गंभीरता से समझ होनी चाहिए कि इसके लिए जो हम लागू कराने की जो बात आ रही है कि हम राज्य सरकारों से कैसे लागू कराएं। दिल्ली एक नेशनल यूनियन टेरिटरी है, ये सबसे पहले अपना फैसला तभी ले सकता है जब इसमें कुछ अन्य राज्य सरकारें ले सके। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है कि उसको हमेशा केंद्र के दबाव में रहना पड़ेगा और केंद्र के दबाव में रहकर उसको सरकार चलानी है, अपना स्टेट चलाना है उसको। तो सबसे पहले हम उसमें दिल्ली में इसलिए लागू नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग जो अभी इस मुद्दे को, जो चमार वर्सेस वाल्मीकि बनाकर इस मुद्दे को जो कहते हैं मुद्दे से भटकाने का काम जो कर रहे हैं कि अभी कुछ लोग 100 लोग इकट्ठा यहाँ हो रहे हैं, 100 लोग इकट्ठा यहाँ हो रहे हैं, उस तरह की जो हरकत है वो उससे पता लगता है कि इस मुद्दे की जानकारी उन लोगों को नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए,
इस मुद्दे के लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट इफेक्ट वाला मुद्दा नहीं है इस कैटेगराइजेशन का। ये धीरे धीरे मतलब एक ग्रेजुअली काम करेगा सरकारों पर भी, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज होता है इसमें एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन और एक कमीशन और एक रिपोर्ट। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो SC/ST कमीशन जो इस पे मेन कार्य करना चाहिए था वो अभी तक नहीं कर पाया। SC/ST कमीशन का कार्य क्या होना चाहिए था कि वो एक जाति के डोमिनेट में अभी तक अपना कार्य करता है, क्योंकि मैं भी इतना एट्रोसिटी पे काम करता हूं पूरे भारत में, ह्यूमन राइट्स पे मैं काम करता हूं, मैं तमाम एप्लीकेशन जो SC/ST आयोग में लगाता हूं वो मेरा जवाब नहीं देते। और सबसे बड़ी बात इस रिजर्वेशन का मुद्दा SC/ST आयोग के लिए कितना जरूरी होना चाहिए कि उसको कम से कम एक रिपोर्ट की तो बात करनी चाहिए। इस रिपोर्ट को राज्य अपने नेशनल गवर्नमेंट को दे सके, राज्य सरकारों पे प्रोवाइड कर सके कि भाई हमारे लोगों के साथ हमारा लोगों का रिप्रेजेंटेशन इतना इसी सर्विसेज में है और कुछ डोमिनेट जातियों का है और उन जिन जातियों का नहीं है उन जातियों की बात करनी चाहिए। लेकिन SC/ST कमीशन अभी एक ट्रीथलेस रूप में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा जो फंडा अगर हम देखने को मिल रहा है कि इसमें कुछ तमाम जो डोमिनेंट कास्ट है उसका ही वर्चस्व है। तो हम ऐसे SC/ST आयोग को भी हम यही गाइडलाइन देना चाहते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट के हम कि सब कैटेगराइजेशन के फैसले पर आप एक बार अपना चर्चा विमर्श कीजिए लोगों के साथ बैठकर, और उसमें हर जाति का व्यक्ति होना चाहिए ताकि एक आप अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तो आप पेश कर सके यूनियन गवर्नमेंट के पास कि भाई इस मुद्दे की जानकारी हमें भी, और इस मुद्दे पर हम ये करना चाहते हैं कि जो वंचित जातियां अभी तक रिजर्वेशन का जिनको फायदा नहीं मिला कि उनको भी फायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं कर रही। तो ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है। DSC के लोगों को क्या कहना चाहिए? तमाम DSC के लोगों से मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि ये मुद्दा एक जाति पक्ष का नहीं है ना एक पार्टी पक्ष का नहीं है। इस मुद्दे को जितना हो सकता है पार्टियों से अलग रखा जाए। और मैं तमाम सोशल एक्टिविस्टों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि ये आपकी जीत है और आपको ये मुद्दा पहुंचाना है लोगों तक, क्योंकि सबसे पहले अब अभी कह रहे हैं कि जागरूकता नहीं आ रही। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस मामले के, हम इसको बाइंडिंग नेचर का बना रहे हैं कि भाई इसको आर्टिकल 142 की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को वो राज्य सरकार पे लागू हो और राज्य सरकार एक ऐसी रिपोर्ट बनाए ताकि ये और सब कैटेगराइजेशन लागू हो सके। और DSC के जो वंचित समाज को जो मेरा यही निवेदन और मेरा परम आवेदन यही है कि कृपया करके इस मुद्दे की जानकारी पर जब तक गंभीरता से गहनता से विचार ना कर ले, क्योंकि आप दूसरे लोगों की तरह ना बने, क्योंकि दूसरे लोग कुछ भी बात बोल रहे हैं, हमारे कैरेक्टर एसिनेट कर रहे हैं हमारे समाज का, वंचित समाज का, उनकी बहन बेटियों के बारे में गलत सलत बातें कर रहे हैं, इनके प्रोफेशन के लेकर गलत बातें कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन की बात आती है तो हमारे प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन तो सरकार ने छीन लिया, हमारा प्रोफेशन तो सरकार को उसका सरकारी कर दिया, तभी तो आज हमारे लोग इस प्रोफेशन में। और जस्टिस BR गवई ने क्लियर स्टेटमेंट दिया अपनी इस जजमेंट में कि किसी भी प्रोफेशन को छोड़ना एक निम्न जाति के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जस्टिस BR गवई इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन आम आदमी नहीं समझ रहे। वो कहते कि इसी तरह की चर्चा आजकल बहुजन समाज के तमाम लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखरोट उनको खाने के लिए दिए जा रहे हैं जिनके दांत नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये बात वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, उनको BN लोकुर कमेटी पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक 1980 का एक जिक्र बता देता हूं। जो उत्तर भारत के BP मौर्य साहब, वो जाटव समाज से थे। BP मौर्य साहब को आज ये बिल्कुल याद नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं इसका कारण बता देता हूं कि वो जब राज्यसभा में थे वो एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे। उस प्राइवेट बिल में उन्होंने कहा था कि मेरे घर में कई IAS और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले हैं, तो मुझे रिजर्वेशन का क्यों, मेरे लिए रिजर्वेशन क्यों। तो आप ये देखो कि आज ये BP मौर्य की बात क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो उनको खुद पता था। आप KG बालाकृष्णन को देख लो जो चीफ जस्टिस रहे हैं, फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्लासिफिकेशन की बात की है, उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की है इसमें, इस मुद्दे में। तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इनका मुद्दा सिर्फ जातिगत है और ये अपने जातिगत हित के लिए बाबा साहब इनसे परेशान थे। बाबा साहब ने ना जाने कितने वॉल्यूम्स में लिखा है अपने कि इन्होंने कितना परेशान किया बाबा साहब को, पर लेकिन तमाम वो बातें हैं कि हम वो नहीं कर सकते। हम इनकी तरह हम पढ़े लिखे लोग हैं, सच बताऊं तो हमें पढ़े लिखे होने का एग्जाम्पल देना चाहिए समाज में, क्योंकि ये सिर्फ जो जातिगत भावना के रूप में इस मुद्दे को देख रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि उसमें और भी जातियां हैं जिन जातियों का अभी तक भी रिप्रेजेंटेशन आजादी के इतने साल बाद भी नहीं हुआ और रिजर्वेशन सिर्फ टीथलेस रह चुका है उनके लिए, सिर्फ कुछ डोमिनेट जातियों का वहां पे रहा। और ऐसे BP मौर्य साहब समझ चुके थे। आप देखो कि उन्हीं के लोगों ने उनका डिमोटिवेट किया और उस प्राइवेट बिल को उसी राज्यसभा में फाड़ दिया। ये कभी इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि BP मौर्य साहब भी चाहते थे कि सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन में होना चाहिए।